Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to study about types of DNA. It's a very interesting topic, okay? What are the structural forms of DNA? Before proceeding towards the video, I just want to request, do please like, comment, share and subscribe to my channel. So let's get started and study, about different forms of DNA. So when we think about DNA, we usually imagine a single double helix structure, right? We read this much we all know, ठीक है कि वो एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है. But what if I tell you that DNA does not always exist in the same shape? In fact, I would say that DNA can change its structure depending on environmental and cellular condition inside the organisms. ठीक है. आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए, ए डीएनए, बी डीएनए, जी डीएनए. देयर आर सम रेयर बट एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट डीएनए स्ट्रक्चर्स जो कि हमारा जेनेटिक्स में यानी कि जीन रेगुलेशन हो गया या फिर कैंसर बायोलॉजी हो गया या मॉडर्न रिसर्च के लिए भी बहुत यूजफुल हैं सम रेयर फॉर्म्स ऑफ डीएनए. सो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई वुड रिक्वेस्ट टू यू ऑल टू please listen it carefully. Each and everything is going to give you a clarity on this topic. So first and foremost we are going to study about what is DNA. ठीक है, DNA हम सबको पता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है एंड it stands for deoxyribonucleic acid. See, ये एक ऐसा हेरिडिटरी मटेरियल है, ये एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मेकअप है जो कि एक ऑर्गेनिज्म के कंप्लीट जेनेटिक मेकअप को कहीं ना कहीं एक शेप देता है या फिर जेनेटिक मेकअप को एक आइडेंटिटी देता है फॉर एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है. So it's a hereditary material. It is present in almost all living organisms. ठीक है, जितने भी living organisms होते हैं उनके अंदर कोई ना कोई genetic makeup होता है. Now genetic makeup can be DNA और RNA और whatever, but majorly जो genetic material, genetic makeup देखा जाता है वो DNA होता है. इसलिए almost all living organisms comprises of DNA. कुछ ऐसे वायरसेस हैं जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है. सो that particular class of microorganisms is different. सो डीएनए का काम क्या होता है? डीएनए का काम होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, जेनेटिक मेकअप को स्टोर करना अपने अंदर. ठीक है. डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है. रेप्लिकेट मतलब होता है अपना एग्जैक्ट कॉपी बनाना. वो अपने आप वो सेल के अंदर कॉपी बनाता जाता है. कॉपी बनाना क्यों इम्पॉर्टेंट है? सी, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सेल टू ग्रो, फॉर द डीएनए टू copy down, and that's how DNA is also transferred to the offspring. ठीक है. डीएनए का ये भी काम होता है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम जनरेशन टू द नेक्स्ट. ठीक है. सो स्ट्रक्चरली डीएनए जो है वो एक रिपीटिंग यूनिट्स से बनता है जिसे हम न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं. बार बार न्यूक्लियोटाइड्स का एक रिपीटेड सीक्वेंस होता है जो कि डीएनए बनाता है. नाउ दैट रिपीटेड सीक्वेंस इज नॉट सेम फॉर एवरीबडी, इट वेरीज फॉर एवरीबडी. ठीक है, इट वेरीज फॉर एवरी सेल फॉर दैट मैटर. सो ये अलग अलग सीक्वेंस में अरेंज्ड होते हैं and that is how variations occur. Now each nucleotide further consists of a nitrogenous base. हर न्यूक्लियोटाइड के पास एक नाइट्रोजीनियस बेस होता है. एक पेंटोज शुगर होती है जिसे हम डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं, वो पेंटोज शुगर होती है. एंड फॉस्फेट ग्रुप होता है. इस तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड बनता है. ठीक है. अगेन रिपीट, हर न्यूक्लियोटाइड के पास एक नाइट्रोजीनियस बेस होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप होती है एंड शुगर होती है जिसे हम डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं. So each nucleotide consists of a nitrogenous base, a pentose sugar which is called deoxyribose and a phosphate group. ठीक है. Now DNA के different structures क्यों होते हैं? Why multiple DNA structures exist? See, DNA rigid molecule नहीं है, ये हम सबको पता है. It is not a solid kind of molecule. ठीक है. बहुत ही flexible है, बहुत ही dynamic है DNA in its own nature.
तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता रहता है, एंड डिपेंड्स ऑन सर्टेन फैक्टर्स। ऐसा नहीं है कि चेंज टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन सर्टेन फैक्टर। हाइड्रेशन लेवल कितना है ऑर्गेनिज्म का, कितना बॉडी जो है अंदर से मॉइस्चर कंटेंट, हाइड्रेशन कंटेंट कितना है, सॉल्ट कंसंट्रेशन कितना है बॉडी के अंदर, दैट आल्सो अकाउंट्स फॉर द शेप। बेस सीक्वेंस का कॉम्पोजिशन कैसा है, दैट आल्सो अकाउंट्स फॉर द शेप। एज आई सेड, सीक्वेंस डू डिफर, सो वो भी कहीं ना कहीं उसके शेप को ऑल्टर करता है। एंड सेल्यूलर एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है। सो सेल्यूलर एनवायरनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डिसाइडिंग व्हाट शेप डीएनए इज गोइंग टू टेक। सो ये जो चेंजेस हैं ये डीएनए को ये डीएनए को एक कन्फर्मेशनल चेंज देते हैं उनके स्ट्रक्चर में, कन्फर्मेशनल चेंज आता है। ये जो स्ट्रक्चरल फ्लेक्सिबिलिटी है, इट इज एसेंशियल बिकॉज डिफरेंट डीएनए स्ट्रक्चर्स इंटरैक्ट डिफरेंटली विद प्रोटीन्स, ठीक है। अलग अलग स्ट्रक्चर जो है, एक अलग अगर स्ट्रक्चर है डीएनए का, इट फॉर्म्स अ डिफरेंट डीएनए ऑल टुगेदर, एंड दैट डिफरेंट टाइप रिएक्ट विद प्रोटीन्स इन अ डिफरेंट मैनर। सो वो एक वेरिएशन इंपॉर्टेंट है for the connections or the communications with another molecules. Enzymes के साथ वो अलग तरीके से deal करेंगे, other regulatory molecules के साथ they'll deal in a different way. So that is why this variation is of utter importance. Historical background की हम बात करते हैं. So 1953 के अंदर जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, I think सबने सुना होगा, they were like the two very famous genetists of that time. सो इन्होंने, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने एक डबल हीलिक्स मॉडल प्रपोज किया था डीएनए का. इनकी जो डिस्कवरी थी वो इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन इमेजेस प्रोड्यूस्ड बाय रोजालिंड फ्रैंकलिन. उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन किया था और उससे जो इमेजेस आई थी उससे उन्होंने ये चीज़ एनालाइज की थी कि डीएनए जो है एक डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर की तरह एग्जिस्ट करता है इन दी बॉडी. However, this model described the bDNA form, जो हमारा बहुत ही ज़्यादा बहुत ही हमारी बॉडी में मिलता है, बहुत ही ज़्यादा हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करता है, और मेजर आप जिसको बोल सकते हो वो टाइप ऑफ डीएनए को उन्होंने डिस्क्राइब किया था. लेटर जब रिसर्च हुई, फर्दर रिसर्च की गई, तो इससे समझ में आया कि डीएनए कैन एग्जिस्ट इन सेवरल ऑल्टरनेटिव कन्फर्मेशंस एज वेल, डिफरेंट कंडीशंस के अंदर, ठीक है. मेजर टाइप्स ऑफ डीएनए की अगर हम बात करते हैं, सो देयर आर ए डीएनए इज अ मेजर टाइप, बी डीएनए इज अ मेजर टाइप. मोस्ट कॉमन इज बी डीएनए, जिसका हमने थ्योरी भी सुना, जहां से डिस्कवरी स्टार्ट भी हुई. जी डीएनए इज द थर्ड टाइप, एंड देयर आर सम अदर रेयर डीएनए फॉर्म्स एज वेल. ओके, so apart from these the rare forms which exist are cDNA, ddNA, triple stranded DNA, G quadruplex DNA. ये सारे DNAs भी exist करते हैं. They are rare, but they do account for important function in the gene regulation or other communication with regulatory molecules. तो इन सब में उनका important function है, and it is not कि वो rare है इसका मतलब वो important नहीं है. They are important, but they are just not most common. ठीक है. उसके बाद हम एक एक डीएनए को क्लियरली समझेंगे. बी डीएनए के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, विच इज द स्टैंडर्ड डीएनए फॉर्म. ओवरव्यू अगर मैं आपको समझाऊं तो बी डीएनए सबसे कॉमन है, ये हम सबको पता है. बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म है डीएनए का, ठीक है. सबसे ज़्यादा जब हम जिस डीएनए की बात करते हैं, जिसके फंक्शंस की हम इतना ज़्यादा बात करते हैं, वो बी डीएनए ही होता है. ये क्लासिकल वॉटसन एंड क्रिक डीएनए है, बी डीएनए, जो उन्होंने स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया था नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में, नॉर्मल हाइड्रेशन, नॉर्मल सॉल्ट कंसंट्रेशन में. जो उन्होंने स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया था कि एक डबल हीलिक्स की तरह रहता है, वो बी डीएनए होता है. स्ट्रक्चरल फीचर्स की अगर मैं बात करूं बी डीएनए की, तो सो स्ट्रक्चरल फीचर्स की अगर हम बात करें बी डीएनए की, सी बी डीएनए इज अ राइट हैंडेड डबल हीलिक्स. राइट हैंडेड डबल हीलिक्स का मतलब क्या होता है, वो राइट की तरफ उसकी हीलिक्स जो है वो राइट की तरफ टर्न करती है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. सो राइट हैंडेड
डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर जो होता है उसका, उसके हर टर्न पे इट हैज सेवरल टर्न्स। बी हीलिक्स अगर आपने स्ट्रक्चर देखा है, इट्स अ स्पाइरल काइंड ऑफ अ फॉर्म। सो वो सेवरल टर्न्स उसमें होते हैं। सो विद एवरी टर्न देयर आर 10 बेस पेयर्स, 10 बेस पेयर्स पाए जाते हैं हर टर्न पे। यूनिफॉर्म डायामीटर 2 नैनोमीटर्स का होता है अगर हम बात करें BDNA की। बेस पेयर्स जो होते हैं वो हीलिक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर लाई करते हैं, परपेंडिकुलर एज ए 90 डिग्री पे लाई करते हैं। और देयर आर 2 ग्रूव्स इन द BDNA, जिसको जो हम एक मेजर ग्रूव होती है, एक माइनर ग्रूव होती है। ये जो ग्रूव्स होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, बिकॉज DNA बाइंडिंग प्रोटीन्स जो होते हैं दे रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक बेस सीक्वेंसेस मेनली थ्रू द मेजर ग्रूव। तो ये दोनों ग्रूव्स जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जितने भी DNA बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं जो DNA के साथ बाइंड करते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं उन स्पेसिफिक बेस सीक्वेंसेस को मेजर ग्रूव के थ्रू। सो मेजर ग्रूव डू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आइडेंटिफाइंग और रिकॉग्नाइजिंग द स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस दैट बाइंड्स विद DNA। ठीक है, जो DNA बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं वो। Now biological role क्या होता है BDNA का? See, it serves as a template of essential biological processes. जैसे हम DNA replication की बात करते हैं, DNA replication is the copy, exact copy of the same DNA, the parent DNA. Parent DNA की exact copy बनती है, उसको हम replication बोलते हैं. It is done, फॉर द मैटर, सी कोई भी सेल जब ग्रो करता है सो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये तीनों प्रोसेस के अंदर जाता ही है. दैट्स हाउ सेल ग्रोज एंड दैट्स हाउ जेनेटिक मेकअप डिवाइड्स एंड फर्दर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. दीज प्रोसेस आर एसेंशियल. रेप्लिकेशन नहीं होगा तो एंटायर DNA विल बी ट्रांसफर टू द ऑफस्प्रिंग. तो उस ह्यूमन बीइंग के पास क्या रहेगा? द पेरेंट. व्हाट विल द पेरेंट हैव? सो इसीलिए उसका रेप्लिकेशन होता है, उसका कॉपी बनता है, फिर उस कॉपी का ट्रांसक्रिप्शन होता है एंड देन उसका ट्रांसलेशन होता है. दैट्स हाउ इट इज बीइंग डन. ठीक है, सो DNA रेप्लिकेशन, उसकी एग्जैक्ट कॉपी बनाना. ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है जब DNA से RNA में कन्वर्ट होता है, एंड ट्रांसलेशन हम बोलते हैं जब RNA से फर्दर प्रोटीन में कन्वर्ट होता है. ठीक है, DNA रिपेयर का भी प्रोसेस है, उसके लिए भी BDNA जो है टेम्पलेट की तरह काम आता है. DNA रिपेयर अगर कोई भी मिसमैच है, कोई म्यूटेशन है DNA के अंदर, कोई ब्रेक है, DNA ब्रेक जिसको हम बोलते हैं, तो कुछ इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आता है DNA के अंदर, तो इट इज BDNA अकाउंट्स अ मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी इन दैट. सो BDNA एक टेम्पलेट की तरह सर्व करता है एसेंशियल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में. प्रोसेस मैंने आपको बताया, DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड DNA रिपेयर. बहुत सारी एंजाइम्स और रेगुलेटरी प्रोटीन्स जो होते हैं वो दे आर स्पेसिफिकली एडेप्टेड टू रिकॉग्नाइज द BDNA स्ट्रक्चर, सो मेकिंग इट द मोस्ट स्टेबल एंड फंक्शनल फॉर्म ऑफ DNA इन लिविंग सेल्स. ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू ADNA. ADNA जो है वो एक डिहाइड्रेटेड फॉर्म आप उसको बोल सकते हो. इट्स अ डिहाइड्रेटेड फॉर्म. ADNA भी राइट हैंडेड स्ट्रक्चर होता है, हेलिकल फॉर्म होता है, लेकिन इट फॉर्म्स अंडर कंडीशंस ऑफ लो ह्यूमिडिटी और डिहाइड्रेशन. जब इंसान लो ह्यूमिडिटी, लो ह्यूमिड एनवायरनमेंट में हो या फिर डिहाइड्रेशन हो रहा हो, उसको कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट ना हो अगर उस सेल के अंदर या बॉडी के अंदर, तब जाकर A फॉर्म जनरेट होता है DNA का. ये कॉमनली सेल्यूलर DNA में नहीं मिलता है, लेकिन ये DNA RNA हाइब्रिड्स जो होते हैं या डबल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसमें ज़्यादा देखा जाता है इस स्ट्रक्चर को. सो इट इज़ नॉट वेरी कॉमन, बट या दिस इज़ वन टाइप ऑफ DNA फॉर्म. स्ट्रक्चरल फीचर्स की अगर हम बात करें ADNA की, ADNA थोड़ा सा डिफर करता है स्ट्रक्चर में विद फ्रॉम BDNA. इसके हर टर्न पे 11 बेस पेयर्स होते हैं. इसकी जो हीलिक्स होती है वो शॉर्टर होती है लेकिन वाइडर होती है. बेस पेयर्स जो होते हैं दे आर टिल्टेड रिलेटिव टू द हीलिक्स एक्सिस. जैसे BDNA के जो बेस पेयर्स होते हैं दे आर नॉट वेरी टिल्टेड टू द हीलिक्स एक्सिस, लेकिन ADNA में ऐसा होता है. इसकी जो मेजर ग्रूव होती है, इसमें भी मेजर और माइनर ग्रूव दोनों होती है, लेकिन जो इसकी मेजर ग्रूव होती है वो थोड़ी डीप होती है, नैरो होती है. माइनर ग्रूव जो इसकी होती है वो शैलो होती है. ठीक है, तो ये जो डिफरेंसेस हैं इस वजह से ADNA लेस सूटेबल हो जाता है प्रोटीन बाइंडिंग के लिए, बिकॉज इसकी मेजर ग्रूव भी डीप है, नैरो है, तो इस वजह से ये उतना ज़्यादा प्रोटीन के साथ ढंग से बाइंड नहीं करता है.
कंपेयर टू बी डीएनए, सो इस वजह से उसको इतना कॉमनली नहीं देखा जाता है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो ए डीएनए जो है वो प्रोटेक्शन में ज़रूर हेल्प करता है जेनेटिक मटेरियल को अंडर डिहाइड्रेटेड कंडीशन, जब ऑर्गेनिज्म डिहाइड्रेटेड कंडीशन में जाता है तब उसको प्रोटेक्ट करने का काम, जेनेटिक मेकअप को प्रोटेक्ट करने का काम, डीएनए को प्रोटेक्ट करने का काम ए फॉर्म करती है डीएनए की। सो दे टेक दिस स्ट्रक्चर इन टू इंश्योर कि जेनेटिक मेकअप पे कोई नुकसान ना हो। सो इट इज स्ट्रक्चरली इंपॉर्टेंट इन आरएनए मॉलिक्यूल्स एंड इज ऑफन इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन रिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू जी डीएनए। जी डीएनए लेफ्ट हैंडेड डीएनए होता है। अभी तक जो हमने दो टाइप्स पढ़े वो राइट हैंडेड फॉर्म्स थे, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो लेफ्ट हैंडेड फॉर्म है जी डीएनए। जी डीएनए बहुत ही अनयूजुअल फॉर्म है डीएनए का, ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंडेड होता है इसलिए बहुत अनयूजुअल है ए डीएनए बी डीएनए के कंपैरिजन में। इट्स इट्स शुगर फॉस्फेट बैकबोन फॉर्म्स अ जिगजैग पैटर्न। इसका जो शुगर फॉस्फेट का बैकबोन होता है ना, जो मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोटाइड्स में ये पार्ट होते हैं, सो उसका जो शुगर और फॉस्फेट का बैकबोन होता है वो एक जिगजैग पैटर्न बनाता है, इसलिए इसे जी डीएनए बोला जाता है। इसका नाम जो जी डीएनए है वो उस पैटर्न की वजह से है। जी डीएनए इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन जीसी रिच रीजन्स ऑफ द जीनोम। सी जो मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड्स बोले, दे आर 80 जीसी। A is adenine, T is thymine, G is guanine, C is cytosine. So ये अलग अलग, and there is uridine as well. So ये अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं, so they form different kind of they are complement to each other and they form different kinds of सीक्वेंस, अलग अलग तरीके के बहुत वेरिएशंस होते हैं सीक्वेंसेस में। सो ATGC जो कंटेंट होता है, जहाँ पर जीसी रिच रीजन ज़्यादा होता है, जहाँ पर जीसी न्यूक्लियोटाइड्स ज़्यादा देखे जाते हैं, वहाँ पे जी डीएनए जो है ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल फीचर्स की अगर मैं बात करूँ जी डीएनए की, स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ जी डीएनए, सो जी डीएनए जो होता है इसके हर टर्न पे 12 बेस पेयर्स देखे जाते हैं। नैरो और इलंगेटेड हेलिक्स होती है इसकी, एंड देयर इज ओनली वन डीप माइनर ग्रूव। ठीक है, मेजर ग्रूव नहीं होती है वेल डिफाइंड। तो इन फीचर्स की वजह से जी डीएनए जो है इंटरैक्ट्स विद प्रोटीन्स इन अ वेरी डिफरेंट मैनर एज कंपेयर टू बी डीएनए। ठीक है, बायोलॉजिकल रोल जी डीएनए की अगर हम बात करें तो जी डीएनए एक रेगुलेटरी रोल प्ले करता है जीन एक्सप्रेशन में। जीन एक्सप्रेशन जीन रेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जी डीएनए। it is often found near actively transcribed genes and promoter regions। जो actively transcribed होते हैं ना, ट्रांसक्रिप्शन जिसका होता है, वहाँ पर मेनली ये जीन्स और प्रमोटर रीजन्स देखे जाते हैं। जी डीएनए फॉर्मेशन जो है वो टॉर्सनल स्ट्रेस से जो कि जनरेट होता है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, उससे रिलीफ पहुँचाता है थोड़ा। सो it has this important functions to play. Now there let's understand a brief comparison of the three types. See, if we compare the three forms, A DNA जो है वो right handed है, B DNA जो है right handed है, Z DNA जो है वो left handed है। A DNA में 11 base pairs है per turn, B DNA में 10 base pairs हैं per turn and Z DNA में 12 base pairs हैं per turn. Each form differs in groove structure, stability and its biological functions as well. ये जो comparison है it's very important to understand each type of DNA. Other types of DNA forms की अगर हम बात करें तो cDNA, ddNA, eDNA, these are some of the types. ये जो DNA फॉर्म्स हैं ये लेबोरेटरी कंडीशंस में एक्सपेरिमेंट के लिए मेनली बहुत ज़्यादा काम आते हैं। बहुत ही लेस कॉमन है लिविंग सेल्स के अंदर, बट दे आर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड डीएनए फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। ठीक है, तो रिसर्च में मेनली ये यूज किया जाता है। देयर इज वन मोर फॉर्म विच इज ट्रिपल स्ट्रैंडेड डीएनए, जिसे हम HDNA भी बोलते हैं। ट्रिपल स्ट्रैंडेड डीएनए यानी कि 3 डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं एंड फॉर्म्स इन स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, अलग अलग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं, उसी से वो स्ट्रैंड्स बनते हैं। दैट इज हाउ इट इज ट्रिपल स्ट्रैंडेड। ये जो है जीन रेगुलेशन में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, बहुत मेजर रोल प्ले करता है, एंड इट इज ऑल्सो बीइंग एक्सप्लोर्ड फॉर जीन थेरेपी एंड टारगेटेड ट्रीटमेंट्स इन द ऑर्गेनिज्म।
नेक्स्ट टाइप इज जी क्वाड्रुप्लेक्स डीएनए। जी क्वाड्रुप्लेक्स डीएनए जो है वो ग्वानिन रिच रीजन्स जो होते हैं, या जी ग्वानिन रिच रीजन्स जो होते हैं वहाँ पे ग्वानिन रिच रीजन्स में ही पाया जाता है। जैसे टीलोमियर्स, अगर आपको पता हो, टीलोमियर्स और शॉर्ट सीक्वेंसेस जो एंड में होते हैं, वहाँ पर जी क्वाड्रुप्लेक्स डीएनए मेनली पाए जाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन एजिंग। एजिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपको if you want to study it in detail, I have already made a video on how telomeres are responsible for aging, and then how all of these are associated all together. I'll post the link in the description box below. So telomeres बहुत important role play करते हैं aging में, ठीक है। तो because they are found in this region, तो ये भी एक बहुत important role play करते हैं। genome stability में बहुत important role play करते हैं। cancer biology में बहुत important role play करते हैं। You'll understand if you look at the video which I was talking about. एंड जो एंटी कैंसर ड्रग्स के टारगेट्स हैं उसके लिए डेफिनेटली जी क्वाड्रुप्लेक्स डीएनए काम आ सकता है। क्लिनिकल और रिसर्च इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं, सी अंडरस्टैंडिंग डीएनए स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी इज एसेंशियल इन ड्रग डिज़ाइन। जब आप ड्रग डिज़ाइन कर रहे हो, कहाँ टारगेट करेगा, जेनेटिक मेकअप कैसे है, व्हाट आर द वेरिएशंस, व्हाट आर द फॉर्म्स that can be found in the cell, so वो सब में काम आता है। second is कैंसर रिसर्च। कैंसर रिसर्च में बहुत यूजफुल रोल प्ले करता है। एपिजेनेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन डेफिनेटली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट very important prospect of this technique, of this topic. So many modern therapeutic strategies target specific DNA structures rather than DNA sequences alone. So to conclude, DNA is not a static molecule. I will again say it can exist in multiple structural forms depending on environmental and cellular conditions, as we discussed. bDNA is again the most common form. ADNA, zDNA के specialized roles हैं. So this structural diversity allows DNA to perform complex biological functions efficiently. So if you found this video helpful, please like, comment, share and subscribe to the channel. Also comment below if you want a separate video on DNA supercoiling, chromatin organization or gene regulation. Thank you so much for watching. We'll meet in the next video.